जब भारत का चंद्रयान-3 चांद पर उतरा तो पूरी दुनिया ने देखा। वाकई एक ऐतिहासिक पल था वो, जिसने भारत के स्पेस प्रोग्राम को अचानक सुर्खियों में ला दिया। तो चलिए आज इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं कि भारत की अंतरिक्ष को लेकर महत्वाकांक्षा क्या है और वो इसे हासिल कैसे कर रहा है। तो बात शुरू करते हैं एक नंबर से, $75 मिलियन। जी हाँ, ये चंद्रयान-3 मिशन की कुल लागत है। अब सुनने में ये रकम बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन स्पेस मिशंस की दुनिया में यकीन मानिए ये बहुत ही कम है। और यही मतलब किफ़ायत हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसे सही से समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। चंद्रयान-3 का जो बजट था वो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर के बजट के आधे से भी कम था। और अगर नासा के मावेन मार्स मिशन से इसकी तुलना करें तो भारत का मिशन लगभग 10 गुना सस्ता था। मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सब देखकर दो बड़े सवाल दिमाग में आते हैं। पहला, भारत इतने कम पैसे में ये सब कर कैसे लेता है? और दूसरा, इतना सब करने के पीछे का असली मकसद क्या है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पहेली को ही सुलझाते हैं। भारत के इतने किफायती स्पेस मिशंस के पीछे का सीक्रेट क्या है? आखिर ये होता कैसे है? देखिए, भारत का ये कम खर्च वाला नजरिया कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई की सोच में हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, उनका सपना कभी किसी स्पेस रेस में शामिल होना था ही नहीं, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना था। तो इसरो का ये कम लागत वाला मॉडल असल में 4 पिलर्स पर टिका है। पहला है स्वदेशीकरण, मतलब L&T और गोदरेज एरोस्पेस जैसी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर जरूरी पार्ट्स बनाना, ताकि बाहर से मंगाने का खर्चा बचे। दूसरा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, जैसे कि टेस्ट कम करना, पर हाँ, सेफ्टी से कोई समझौता नहीं। तीसरा, संसाधनों का सही इस्तेमाल, मतलब पुराने सफल डिजाइन्स को बार बार यूज करना। और चौथा, एक ऐसी टीम जिस पर पूरा देश गर्व करता है। वो वैज्ञानिक जिनका वेतन शायद दुनिया के बाकी वैज्ञानिकों से कम हो, लेकिन उनका समर्पण बेमिसाल है। और जब हम देश के कुल खर्चे को देखते हैं ना, तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। इस चार्ट को देखिए। अमेरिका अपनी जीडीपी का 0.28% स्पेस पर खर्च करता है, रूस 0.15% और भारत सिर्फ 0.04%। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत अपने हर रुपए का कितना असरदार तरीके से इस्तेमाल करता है। तो ये तो हो गई कैसे की बात। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्यों भारत का स्पेस प्रोग्राम अब सिर्फ देश के विकास तक ही सीमित नहीं है। इसकी महत्वाकांक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव को समझने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या सामरिक स्वायत्ता को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई देश अपने हितों के लिए अपनी क्षमताएं खुद विकसित करता है, बिना किसी बड़े पावर ब्लॉक के दबाव में आए। और यही भारत की विदेश नीति का, खासकर स्पेस में, एक मूल मंत्र रहा है। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी को बयां करती है। 1969 में इसरो की शुरुआत हुई सामाजिक विकास के लक्ष्य के साथ। फिर 2008 में चंद्रयान-1 ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा की ओर पहला कदम बढ़ाया। 2013 का मंगल मिशन, जो एक तरह से चीन को रणनीतिक जवाब भी था, उसने भारत को ग्लोबल स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। और 2019 का मिशन शक्ति ASAT टेस्ट, ये एक साफ संकेत था कि भारत अब स्पेस में एक मिलिट्री पावर भी है। और भारत की इस स्ट्रैटेजी की स्मार्टनेस तब दिखती है जब हम उसके ASAT टेस्ट की तुलना चीन से करते हैं। चीन ने 2007 में जो टेस्ट किया, उससे स्पेस में बहुत सारा मलबा फैल गया, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई। वहीं भारत ने 2019 में अपना टेस्ट जानबूझकर कम ऊंचाई पर किया, ताकि मलबा जल्दी से जलकर खत्म हो जाए। ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। अपनी ताकत भी दिखा दी और खुद को एक जिम्मेदार स्पेस पावर के तौर पर भी पेश किया। तो आज की तारीख में स्पेस की इस जियोपॉलिटिक्स में भारत आखिर खड़ा कहाँ है? ये एक काफ़ी जटिल भूमिका है, जिसमें सहयोग और अपनी आज़ादी के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। भारत की इस डबल स्ट्रैटेजी का एक पहलू है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ बढ़ती नज़दीकियां। इसके कई उदाहरण हैं। भारत ने 2023 में अमेरिका के आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर साइन किया। आईसेट जैसी हाई-टेक डिफेंस पहलों में वो एक अहम भागीदार है। 2025 में नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन लॉन्च होने वाला है। और तो और क्वाड अलायंस, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं,
उसमें भी स्पेस कोऑपरेशन लगातार बढ़ रहा है। पर रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू है भारत का अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी आज़ादी बनाए रखने पर जोर। और ये आज़ादी हमें भारत के कुछ ऐसे कदमों में दिखती है जो पहली नज़र में शायद अजीब लगे, जैसे 2022 और 2024 में जब यूएन में एसैट टेस्ट पर बैन लगाने के लिए वोटिंग हुई तो भारत उससे दूर रहा। अब ये उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी के बिल्कुल अनुरूप है। भारत का स्टैंड साफ है कि स्पेस के नियम बनाने में उसकी भी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, ना कि वो सिर्फ दूसरों के बनाए नियमों को मानता रहे। तो अब भविष्य की ओर देखते हैं। भारत के आने वाले मिशन बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए तरह के जोखिम भी जुड़े हुए हैं। और भारत की अगली बड़ी छलांगें और भी ज्यादा बड़ी हैं। गगनयान, जो देश का पहला इंसानी स्पेस मिशन होगा। फिर है शुक्रयान, जो शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। और साथ ही प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी कई गुना बढ़ाने का इरादा है। लेकिन इन बड़े बड़े सपनों के साथ कुछ नए और अनजाने खतरे भी सामने आ रहे हैं। शुक्र ग्रह का ही उदाहरण लेते हैं। पहले ये माना जाता था कि उसका वायुमंडल बहुत कठोर है, लेकिन स्थिर है। पर नासा की नई खोज बताती है कि उसका आयनोस्फीयर सोलर विंड्स की वजह से बहुत तेजी से और अप्रत्याशित ढंग से बदलता है। तो शुक्रयान जैसे मिशन के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि ऑर्बिटर को वायुमंडल में अचानक आए बदलावों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वो अनियंत्रित हो सकता है। अंतरिक्षयान पर अचानक गर्मी बढ़ सकती है, जो उसकी शील्ड को नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे खतरनाक बात, धरती से कम्युनिकेशन टूट सकता है। ये बहुत ही गंभीर इंजीनियरिंग चुनौतियां हैं। और यहीं पर हम अपने सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। जैसे जैसे भारत की महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही हैं और जोखिम भी बढ़ रहे हैं, क्या वही किफ़ायती मॉडल जो अब तक भारत की सबसे बड़ी ताकत रहा है, भविष्य की इन बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब भारत के स्पेस प्रोग्राम का अगला अध्याय लिखेगा।